ओठ होकर तू सोच रही मैं बैठ जाऊंगी रोकर, भ्रम है तेरा, चल दूंगी मैं फौरन तत्पर होकर। ओ पहाड़ कितना भी टूटे हंस ले खेल बिगाड़, मैं भी मैं हूं, नहीं समझ लेना कोई खिलवाड़। ओ बिजली, तूने सोचा यूं मर जाएगी तितली, बगिया जल जाएगी तितली रह जाएगी इकली। कुछ भी कर ले पंख नए भीतर से उगाएंगे, देखेगी तू नन्ही तितली फिर उड़ान पर निकली। ओ तूफान, समझता है हर लेगा मेरे प्राण, तिनके तिनके बिखरा कर देगा लहूलुहान। इतना सुन ले, कर्म क्षेत्र में जो असली इंसान, उन्हें डिगाना अपने पद से नहीं बहुत आसान। बहुत खूब, बहुत ही शानदार। तो नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी आपने जिन्हें सुना, आप बखूबी पहचान गए होंगे उन्हें। समाज में चल रही विसंगतियों को अपनी कलम से रचकर लोगों तक पहुँचाने का हुनर वो बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो हैं शब्द संसार की एक अद्भुत शख्सियत में आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी। जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा। अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा। उन्मुक्त खिलखिलाहट, चश्मे से झांकती मुस्कुराती आंखें, साहित्य, कला और संस्कृति को समर्पित एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न राष्ट्रीय स्तर के कलाकार। सरलता, सहजता, सरसता, सौहार्द से है जिनका नाता। एक बेहतरीन समीक्षक, लेखक, प्रोफेसर, मीडिया कर्मी और लोकप्रिय कवि। हम बात कर रहे हैं अशोक चक्रधर की। मैं शब्दों का कोई बाजीगर नहीं हूं, मेरे शब्द शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके हैं। वाह। और मेरे भी कहां हैं वो शब्द, पता नहीं किन किन के हैं। इनके हैं, आपके हैं, उनके हैं। लो मैं भी तुम्हें दे रहा हूं गिन गिन के, हो सको तो हो जाना थोड़ी देर इनके। मेरे शब्द शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके। क्या बात है वैसे। एक साहब आए अभी पिछले दिनों अमेरिका से, तो वो सज्जन आए, बोले कि मेरा बेटा पूछ रहा है, हिंदी सीखने आया है, कि ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी क्या है। तो मैंने कहा 5 मिनट का वक्त दीजिए मुझे, मैं आपको ग्लोबल गर्मी की हिंदी बताता हूँ। वो थी अवनि अगन, अचला आतप, स्थिरा संतप्ति, पृथ्व्या प्रचंड, भूगोल भट्टिका, भूमंडलीय ऊष्मीकरण, वैश्विक ऊष्मा विस्तार, मही दहक, भूमंडली भवक और धरा धधक। 8 फरवरी 1951 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा में आपका जन्म हुआ। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, सो बचपन से ही अपनी प्रतिभा का परिचय देते रहे। मात्र 10 साल की उम्र में लाल किले से कविता पढ़ी और सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया से 30 बरस तक जुड़े रहे। उनकी कोशिशों के चलते पहली बार हिंदी विभाग को मीडिया अध्ययन से जोड़ा गया। अपने सफर में हिंदुस्तान की नामी शख्सियतों के साथ बहुत कम उम्र में ही मंच साझा किया। गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, गलियां दर गलियां हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। तो गली हाफिज बनने वाली, गली हकीम जी की, गली सुर्ख पोशां वाली, गली मीर दर्द वाली, गली मैगजीन वाली, तखत वाली, जूते वाली, गली गुल पहाड़ी इमली, गली गधे वाली, गली बजरंग बली, गली आली वाली, गर्मी वाली, जाड़े वाली, गली है अखाड़े वाली। तो गलियां ही गलियां हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। जानी मानी हस्तियों ने उनके अंदाज को अपनी तरह से सराहा। नित नई तकनीकों को सीखना उनका पहला शौक है, और उसमें आपका सहयोग यूनिकोड के रूप में हम सबके सामने है। एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। टेलीफिल्म के साथ साथ अशोक चक्रधर की बनाई डॉक्यूमेंट्रीज और धारावाहिक समाज में चेतना का प्रसार प्रचार करते हैं। यही नहीं, उन्होंने अभिनय से भी अपना नाता जोड़े रखा। चला गया। क्या? झूठ ही कहा था मैंने, पत्नी से लाइन कट गई, लेकिन लाइन ही कट गई जीवन की।
बेशुमार सम्मान, उनकी लोकप्रियता और जहानत की मिसाल आप हैं। उनका अद्भुत प्रयास जय जयवंती के रूप में हम सबके सामने है। नए कवियों और कलाकारों को ये एक बेहतर मंच प्रदान करता है। अशोक चक्रधर के लिए तभी उनके मित्र कहते हैं कि कविता उनके अंदर किलकारी मारती है, कहानी महमहाती है, हास्य कहकहाता है तो व्यंग तिलमिलाता है और गीत गमकता है। ये अशोक चक्रधर भी वाकई में एक चमत्कारी व्यक्तित्व है। जब मैंने वो कार्यक्रम देखा तो मन हुआ कि इससे कह दूं कि हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत बहुत नमस्कार आपको, प्रणाम, धन्यवाद बुलाने का। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि हंसना हंसाना हम सब की जिंदगी में कितना ज़रूरी है। मेरी ऑडियंस भी ज़रूर जानना देखिए, चाहेगी। ये प्रश्न और इसका उत्तर आप जानती हैं कि बहुत ज़रूरी है। हंसी तो एक वरदान है और ये कुदरत के दिए गए वरदान को अगर हमने प्राप्त नहीं किया, दूसरे दान अनुदान छोड़ दो। जो वरदान है उसको तो स्वीकार करो, क्योंकि जैसे ही आपके अधरों में ये जो 2 इंच का फासला है ये 2.25 हो जाता है तो ये दुनिया सवाई हो जाती है और आप माधो से हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जब फोटो में जान आ जाती है एक पल की मुस्कान से, अगर जिंदगी भर मुस्कुराओगे तो कभी नहीं जाओगे जान से। ये हंसी अपना शिकंजा कुछ इस तरह कसती है कि मुंह दांत भींच लो तो तोंद हंसती है। देखा समीना कभी किसी तोंद का हंसना? फेट्स के दरिया में जैसे कैट्स का उछलना। क्या बात है। तो ये हंसी बहुआयामी है। जो हंसते हैं उनकी तो अच्छी खासी मशक्कत हो जाती है, लेकिन जो मनहूस है उन्हें कब्ज की दिक्कत हो जाती है। और आप इस जीवन को सार्थक बनाएंगे, चेहरा खिला खिला होगा। मनहूसियत से युद्ध करना मानवता का धर्म है और मानवता के उस धर्म की पताका को लिए हुए मैं 50 साल से घूम रहा हूँ। बेहतरीन। कैसा था आपका बचपन, आपके संगी साथी, आपके माता पिता, वो मोहल्ला जहाँ से ये अद्भुत विधा आपने जिसको कहते हैं ना गायबाना तरीके से अपने अंदर ले ली? दरअसल बचपन तो जीवन में सदा सदा बना रहना चाहिए। जिनका बचपन मर जाता है उनका सचपन मर जाता है। मेरे पिता बहुत अच्छे कवि थे। उनके कारण बहुत बड़े बड़े कवि हमारे घर आते थे। हरवंश राय बच्चन जी सुरुचि उद्यान में हमारे साथ ठहरे, सन 64-65 की बात है। बच्चन जी के साथ, इन सारे कवियों के साथ कविताएं सुनाने का मुझे मौका मिला। क्या बात है। और एक सोम ठाकुर जी बहुत बड़े तो नहीं थे मुझसे, 15-20 साल बड़े होंगे, तो वो ले जाया करते थे। पिता पसंद नहीं करते थे कभी सम्मेलनों में ले जाना। लोग कहेंगे कि बच्चे को भी ले आए चलिए, फिर कहेंगे पढ़वाओ इसको, क्योंकि सुनाता बचपन से ही था। अच्छा। तो एक आध बार गया भी तो उन्होंने किसी आयोजक से कहा नहीं कि ये भी कविता सुनाएगा। और मुझे सुनाने में बड़ा मज़ा आता था। मैंने जो लिखी है वो टूटी फूटी जो भी है। बच्चन जी ने तो एक बार मुझसे कहा मेरे काव्य पाठ के बाद, पिता की न सुनाया करो। अब मैं तो एक और बहुत खुश हुआ। हाँ। एक और मेरा दिल रोने लगा। तो उन्हीं के सामने उठ के, सन 66 की बात है, तब मैं 15 साल का था, मैं नीचे उतरा और फूट फूट के रोया। और आधी बाह की शर्ट पहने हुए था, मुझे याद है। तो ऐसे ही आंखें पहुंची तो ये हिस्सा भी गीला हो गया। फिर किसी तरह अपने आप को संभाला, आंखें ठीक ठाक करके जब मंच पे चढ़ा तो मैंने पाया कि आदरणीय डॉक्टर हरवंश राय जी बच्चन जी की नज़र मेरे ऊपर ही थी कि गया क्यों। वो भी तो बड़े मनोवैज्ञानिक, वो भी समझदार व्यक्ति। और मैं जब आके, मैं बिल्कुल उनके आगे बैठा हुआ था, फिर मैं अपने स्थान पे बैठ गया तो पीछे से एक हाथ आया, उनका हाथ मेरे कंधे पे। अरे वाह। और उस कंधे के नीचे से जैसे एक स्वीकारोक्ति थी कि ठीक है बेटा, मैं कह गया तो कह गया, कोई बात नहीं है, दिल छोटा ना करो। दिल छोटा ना करो। और शायद वो आश्वस्त हो गए कि इसी ने लिखी होंगी या कहीं से थोड़ी बहुत कलम चलवा ली होगी या सलाह लिया होगा। तो मैं बड़ा निश्चिंत हुआ। तो मेरी शुरुआत कविता के क्षेत्र में नाटकीयता से हुई। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज मेरी कविता में, आप कोई भी कविता देखो जिसमें थीमेटिक थ्रेड है, बिल्कुल, उसमें आपको एक कहानी मिलेगी। जब आपको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि चलचित्र की तरह वो कहानियाँ हमारे सामने से गुजरती जाती हैं। जब जी, आपकी जी। कोई भी चीज़, तो कहीं ना कहीं वो
जो थीम को सोच कर आप जो लिखते रहे जी। वो आपके शब्दों में ढलता रहा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उस दौर में चलते हैं जब आपने बाकायदा मंच से कहना शुरू कर दिया और आपको बड़े बड़े लोगों की संगत मिलने लगी। तो कुछ वाकई ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद करना चाहते हैं या कभी नहीं भूलते हैं। किन शख्सियतों का प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा पड़ा? मेरे ऊपर मेरे पिता का सर्वाधिक, वो मेरे पिता भी थे और कविता गुरु भी थे। मेरे 2 पड़ाव रहे, 2 दौर रहे कवि सम्मेलन के। एक तो था सन 62 से 68 का, एक परफॉर्मर के तौर पे। 62 में मैं 11 साल का था और उसी ज़माने में मैं अपने इंटर कॉलेज में तो कविताएं सुनाता ही था। लाल किले के मंच पर आया अच्छा। और उसमें पहली बार ही शायद श्री बाल कवि बैरागी आए थे और मेरा नाम बाल कवि अशोक शर्मा था। तो इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ छपी थी, द कवि सम्मेलन वाज स्टार्टेड बाय ए चाइल्ड पोएट अशोक शर्मा, अनदर चाइल्ड पोएट बैरागी आल्सो रिसाइटेड हिज पोएम्स। तो उनके बाल कवि का भी अनुवाद कर दिया। अच्छा, उस जमाने में लाइव टेलीकास्ट तो था ही नहीं, ब्रॉडकास्ट होता था। लाल किले का कवि सम्मेलन सीधा प्रसारित होता था। तो बहुत अच्छा लगा कि आकाशवाणी से पहली बार सीधे प्रसारण के दौरान हमारे मोहल्ले के बच्चों ने, वीरू ने, हीरा ने, हॉलट ने, नितिन ने, इन सब लोगों ने कविताएं सुनी। उसके बाद अचानक मुझे लगा कि कवि सम्मेलन की कविता से मेरी जिज्ञासाओं की तृप्ति नहीं हो रही, मैं कुछ पढ़ना चाहिए। अच्छा। और एक झटके में मैंने 68 में कवि सम्मेलनों में जाना बंद कर दिया और 10 साल तक नहीं गया। अच्छा हुआ नहीं गया। उस वक्त आपका बिल्कुल जैसे कहते हैं उरूज पे थे आप, बिल्कुल पीक पर। बिल्कुल उस समय मांग थी मेरी। बिल्कुल। और अचानक, वो लंबी दास्तानें हैं, उसमें न जाऊं मैं, लेकिन मैंने अचानक फैसला किया कि मैं पढ़ाई पे ध्यान देता हूं और फिर मैं पढ़ाई पे ध्यान देने लगा। साहित्य का विद्यार्थी था तो टॉप भी करता था और तब मैंने गंभीर कविताएं पढ़ी, विश्व साहित्य पढ़ा और सन 75 में तो मेरी किताब छप गई थी मुक्तिबोध पर। मुक्तिबोध की किताब ने मुझे घुमा दिया, उनकी नई शब्दावली ने मुझे नया ज्ञान दिया। तो वो एक कालखंड था जिसमें मुझे लगा कि कवि सम्मेलन की कविता तो गले तक भरे हुए आंसुओं की कविता है या बेवजह ठहाकों की कविता है। ज़िंदगी की कविता बनने में अभी कवि सम्मेलन के कवियों को देर लगेगी, ऐसा मेरा सोच था। गलत भी था, सही भी था। तो उस 10 साल के बाद अचानक जब फिर से किसी कवि सम्मेलन में मौका मिला, इसलिए नहीं कि मैं कवि सम्मेलन शुरू करने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे LTC पे जाना था और हमारे ससुर साहब काका हतरसी जी ने कहा, लल्ला चल मैं ले चलता हूँ तुझे कवि सम्मेलन, कविता सुनाना मत सुनाना लेकिन चल हमारे साथ, आनंद रहेगा। तो फर्स्ट क्लास डिब्बे में हम भी उनके साथ गए LTC लेके। वहाँ 2 दिन कवि सम्मेलन होता था। मैंने कहा चलो देख लेते, कविता सुना के पुराना हुनर है आज इस्तेमाल करते हैं। अरे समीना, आप मानेंगी नहीं, हाथों हाथ उठा लिया उन लोगों ने। मेरी वो कविताएं जो लघु पत्रिकाओं में छपती थीं और जो कि सामाजिक विषयों की थीं, बूढ़े बच्चे कविता जो बड़ी लोकप्रिय हुई आगे चल के, वो कविता मैंने सुनाई। मैं तो हैरान रह गया कि मैं तो श्रोताओं को बेकार ऐसा समझता था कि इन्हें कुछ नहीं आता और कवियों के बारे में भी गलतफहमी थी कि अरे ये तो ऐसे ही हैं। तब मुझे पता लगा कि हमारी वाचिक परंपरा की कितनी ताकत है। 78 से ये यात्रा आज तक रुकी नहीं है। कुछ और लोग हैं अशोक जी आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है और उनको हमने अपने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, फिर अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें। जी आइए देखते हैं। जी। अशोक जी नमस्कार। अशोक जी, आपसे मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी वो संभवतः भाषा और कविता और शिक्षा के क्षेत्र से अलग टेक्नोलॉजी के बारे में ही हुई थी। और जब मैंने आपको देखा कि एक कवि है, हास्य कवि है, व्यंग्यकार है और शिक्षाविद है, वो यूनिकोड की सेमिनार में यूनिकोड जैसी तकनीकी चीज़ के बारे में बोल रहा है और इतनी गूढ़ बातें बोल रहे हैं इतनी सरलता के साथ, तो मेरे लिए वास्तव में एक तरह का वो बड़ा रहस्योद्घाटन जैसा था, रिविलेशन जैसा था। पिछले विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान ICCR की पत्रिका जो गगनांचल है उसका एक अंक आपने बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 72 घंटे तक उसमें लगातार काम किया और यूनिकोड में करके दिखाया कि किस तरह से एक प्रकाशन यूनिकोड में लाना संभव है। इसी तरह आगे बढ़ें और हम सबको इंस्पायर करते रहें। चक्रधर जी, आपको यहाँ देखकर मुझे जो आनंद हो रहा है उसका कहाँ तक वर्णन करूँ मैं। जब संगीत का मसला आता है तो आप कैसे उसको समझ लेते हैं। कोई मसलन गीत आपने लिखा, मैंने उसकी धुन बनाई या मैंने धुन बनाई, आप उस पर गीत लिख रहे हैं। मैंने पाया कि जो मैं चाह रहा हूँ उसे आप बिल्कुल अंदर तक समझ लेते हैं।
उसके अनुकूल शब्द लाते हैं। और गज़ब की बात ये कि वो जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उससे आप कोई समझौता नहीं करते। मैं आपकी इस प्रतिभा को सलाम करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे अशोक जी इन लोगों के लिए? आपके काफ़ी नहीं, बड़े अंतरंग मित्र हैं। मित्र और हैं, बालिंदु ने जो बात कही, इस क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मेरा बेटा मेरा गुरु रहा। अच्छा। जब वो 10-12 साल का था, उसकी जिज्ञासा थी कंप्यूटर में, और मैंने कहा ना बच्चा मेरे अंदर अभी भी है, हाँ, हाँ। तो मैं उसका बच्चा बन गया था, अपने बच्चे का बच्चा। मैं उसे सीखना चाहता था। गगनांचल नाम की जो पत्रिका निकाली, ये मैंने पूरे प्रकाशन जगत से कहा कि अब आप यूनिकोड में आ जाइए, क्योंकि इंटरनेट आगे की चीज़ है। हाँ, और इंटरनेट के योग्य अगर आपने प्रकाशन व्यवसाय नहीं बनाया, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने फ़ॉन्ट्स और पुराने सॉफ्टवेयर में अटके रहेंगे, तो आप आगे आइए। तो उन कंडीशन रिफ्लेक्सेस को तोड़ने के लिए खुद करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अब मैंने वादा किया था आईसीसीआर में कि मैं कर दूंगा। सुषमा स्वराज जी को भी पता लगा कि मैं लगा हुआ हूँ और नई टेक्नोलॉजी में ही करके दिखाऊंगा, तो मैंने कर दिखाया। मेहनत बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। मेरी 4 लाइन सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा। वाह! अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, क्यों तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा। बहुत खूब। हमेशा कोई नहीं रहता, हमेशा मेहनत रहती है, किया गया काम रहता है। तो उस पूरे दूसरे दौर में जाने से पहले मुकेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी ऐसी जुगल जोड़ी बन गई कि हम दोनों बैठ जाते थे, और आप आश्चर्य करेंगी कि एक एक दिन में 15-15, 20-20 गाने बना देते थे। तो हम एक और एक दो नहीं, हम एक और एक 11 बन के, बुआ भतीजी में, बोल बसंतों में, बिटिया नाम की फिल्म जो एनएफडीसी से बनी, गुलाबड़ी नाम की फिल्म जो दूरदर्शन के लिए मैंने बनाई, 2 घंटे की फिल्म थी वो, सबका म्यूजिक मुकेश जी ने दिया, और हमारी जोड़ी बहुत बढ़िया ढंग से काम हिट करती हो रही। गई, बिल्कुल। जी। आपने कहीं कहा है कि 50 से 60 वाली रेंज में आते साहित्यकार मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं। जी। इन दिनों मैं भी मुड़ कर देखने लगा हूँ। देखता हूँ तो तरह तरह की सोहबतें और मोहब्बतें याद आती हैं। कौन से ऐसे लोग आप जिनका जिक्र करना चाहेंगे? जो बचपन में मेरे आश्रयदाता, आशीर्वाद प्रदाता और ज्ञानदाता थे, उनके अतिरिक्त युवावस्था में जिन लोगों का मैं आभारी हूँ, उनमें मैं नाम लूँगा सुधीश पचौरी, प्रोफेसर सुधीश पचौरी, बिल्कुल। जो कि वाइस चांसलर भी रहे, और वो ही हाथरस से मुझे दिल्ली लेके आए। अच्छा। तो नई दुनिया, नया सोच और नए लोग, नए मित्र मिलाने में, उनका नए एक साहित्यकारों से मिलना। हम एक प्रगति नाम की गोष्ठी चलाया करते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो बड़े बड़े कवि, अज्ञे जी को हमने बुलाया, बाबा नागार्जुन को बुलाया, बाबा नागार्जुन के साथ रहते थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, सर्वेश्वर जी बहुत प्यार करते थे, श्रीकांत वर्मा जी, रघुवीर सहाय जी। तो अशोक मेरे जी, ये साथ लोग एक, थे कैसे? ये लोग थे कैसे? देखिए, इन लोगों को तो देखिए, हम लोगों को तो पास से देखने का भी अवसर नहीं मिला। कैसे थे ये लोग जिनके ना आज हम सबकी पुस्तकों में हम उन्हें पढ़ते हैं, जी, लेकिन एक इंसान के तौर पर सब बड़े सहज, बहुत सहज, और मनुष्य को पहचानने की कोई तीसरी या चौथी या पांचवी या छठी आंख रखने वाले, और जीवन जगत के ऐसे विश्लेषक कि आप हृदय पक्ष ही नहीं, आप उनके ज्ञान पक्ष से भी प्रभावित हों। तो मैं ये मानता हूँ कि गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनसे मैं नहीं मिला, जिनसे मैं सर्वाधिक मिला उनकी पुस्तकों के माध्यम से। तो एक ज़माना था कि जब मैं दीवाना था, और वो किताब सुधीश पचौरी ने मुझे लाके दी थी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। उसी ज़माने में मैंने चार्ली चैपलिन को देखना शुरू किया था दिल्ली में आके। तो चार्ली चैपलिन भी मुझे गुरु नज़र आए, और मुक्तिबोध भी गुरु नज़र आए। मुक्तिबोध ने मुझे ज्ञान दिया जीवन का, और चार्ली चैपलिन ने मुझे बोध दिया हास्य का। ये मैं बड़े रहस्य की बात बता रहा हूँ कि मेरी कविता के अंदर चार्ली चैपलिन घुसा हुआ है, जो शब्दों को उछालता है, गिराता है, घड़ियों में फंसा देता है। और एक और मुक्तिबोध हैं जिन्होंने ये सवाल किया कि तय करो किशोर हो तुम, सुनहले ऊर्ध्वासन के दबाते पक्ष में, या अंधेरी निम्न कक्षा में तुम्हारा मन, तुम गरीब की तरफ हो कि अमीर की तरफ हो, ये तय करो। और तब से मैंने गरीब की निगाहों से कविता ढूंढना शुरू की। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कलकत्ता में जो रिक्शे चलते हैं, वो पैडल वाले नहीं होते हैं, आदमी जानवर की तरह जुट जाता है और बड़ा अमानवीय लगता है देखना। तो एक रिक्शे वाले की निगाहों
कि भाषा को मैंने कविता की भाषा बनाया था, और कितना सरल संवाद है आप देखो। आवाज़ देकर रिक्शे वाले को बुलाया तो वो कुछ लंगड़ाता हुआ आया। मैंने पूछा, यार पहले ये तो बताओगे, पैर में चोट है कैसे चलाओगे? तो रिक्शे वाला कहता है, बाबूजी रिक्शा पैर से नहीं पेट से चलता है। वाह, अब ये संवाद उसने आंखों से बोला था। बहुत तो ही- ये जो संवेदनशीलता है ये कहानी बना देती है। फिर मेरी प्रायः कविताओं की शुरुआत हंसने से होती है, हंसा हाँ। के कुछ है ना, हाँ। और फिर धीरे 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 किसी न किसी समस्या पर ले आता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जितनी भर समस्याएं हैं, इसमें बेरोजगारी भी है, दहेज प्रथा भी है, स्त्री का अपमान भी है, और जो भी गंभीरतम समस्याएं हैं, शैक्षिक जगत की हों या हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक जगत की, मेरे विषय हर कोई छोड़ा नहीं है। और बड़ी प्लानिंग से भी कविताएं लिखी हैं। बिल्कुल। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनका लिखना अंदर से होता है और आप रोक नहीं सकते उनको। कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आपको शोध करनी होती है, और उस शोध के बाद फिर आप बैठते हो तब कविता लिखते हो। हर कविता की रचना प्रक्रिया अलग है। लेकिन अगर आपका मानना ये है कि ये जो पटरी ट्रैक है ना, ये हास्य का है, पहिए हास्य के हैं, तो जितनी मजबूत पटरी होगी, जितने मजबूत और गोलाकार सॉलिड पहिए होंगे, उतना ही गाड़ी की रफ्तार तेज होगी। होगी। अब वो जो गाड़ी पर डिब्बे लगे हैं माल लदाए गम का, उसमें हंसी नहीं है। गम को हंसी के पहियों पे लुढ़काते हुए बंगाल की खाड़ी में गम गिराने जाना है। तो लक्ष्य थोड़ा व्यापक है, भिन्न है। ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो। गम है हंसी के अंदर, पर्दे हटा के देखो। लहरों के झाग ही तो पर्दे बने हुए हैं, लहरों के झाग ही तो पर्दे बने हुए हैं, गहरा बहुत समंदर, पर्दे हटा पर्दे के हटा देखो। कर। अब चूंकि थिएटर से भी जुड़े रहे, जननाट्य मंच के भी प्रारंभिक संस्थापकों में से हैं। इस ओर है धुआं सा, उस ओर है कुहासा, किरणों की डोर बनकर पर्दे हटा के देखो। ब्यूटीफुल। चिड़ियों का चहचहाना, पत्तों का सरसराना सुनने की चीज है, पर पर्दे हटा के देखो। अपराध और सियासत का इस भरी सभा में होता हुआ स्वयंवर, पर्दे हटा के देखो। बहुत और ए बढ़िया। चक्रधर ये माना, ए चक्रधर ये माना है खामियां सभी में, ए चक्रधर ये माना है खामियां सभी में, कुछ तो मिलेगा बेहतर, पर्दे हटा के देखो। बहुत खूब। तो समीना, मैं कुछ तो बेहतर की तलाश में रहता हूँ, और आजकल मैं तलाश में हूँ युवा कवियों की, जो इस वार्षिक परंपरा को आगे ले आगे जाएं। लेके जाए। जी। बिल्कुल। अशोक जी, कुछ और लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखें। जी। आइए देख लें। हमने जो आपको देखा है अफ्रीका में साहित्य महोत्सव के दौरान आपसे जो सोहबत हुई, पूरी अफ्रीका के यात्रा के दौरान जिन जिन नगरों में भ्रमण हुआ और जिन कवि सम्मेलनों में आपने काव्य पाठ किया, एक तरह से अशोक चक्रधर जी को देखने का नज़रिया मेरा बदल गया। अभी पिछले दिनों उन्हें किसी फिल्म में देख रहा था, छोटी फिल्म। अपने स्वभाव के विपरीत उन्होंने एक ऐसा रोल किया जिसको देखते हुए अंत में जैसे करुणा से आंखें आप्लावित हो उठी। और मैं ये कामना करता हूं कि अगला पिछला जो भी जन्म हो उसमें एक अशोक चक्रधर हमारे साथ जरूर होना चाहिए, जिससे कि जीवन लगे कि जीने योग्य है। अशोक जी, आप प्रेरणा के स्रोत हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं। आप में हास्य है, आप में खुशी है, आप में ज्ञान है, आप में संवेदना है। मुझे याद है कई साल पहले जब मैं आपके घर आई, मैंने कुछ छोटे छोटे से चित्र देखे और मैं मन ही मन सोचती रही कि जाने किसने इन्हें बनाया है। और फिर मैंने आपसे पूछा, और आपने जब ये कहा कि आपने इन्हें खुद बनाया है, मुझे आपने रंगों की दुनिया से मेरा एक साक्षात्कार कराया और आपने बताया कि किस तरह आप शब्दों को खोलते हैं अपने पेंट ब्रश में, नए नए रंगों के साथ आप जुड़ते जाते हैं और कैसे आप सृजन करते हैं। अब देखिए, ये तो मुझे प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो मैं आभारी हूँ इनका। और ओम निश्चल जी से मैं कहना चाहूँगा कि अगले जन्म में फिर एक, हर जन्म में अशोक चक्रधर चाहिए, तो मुझे हर जन्म में एक ओम निश्चल भी चाहिए। क्या बात है। क्योंकि जो निश्चल भाव से, बिल्कुल। इतने मन से कहें आपके बारे में, अपनी प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा की जाए तो फिर संकोच होने लगता है। वर्तिका को धन्यवाद। इत्तेफाक से तब मैं अपने कैनवस पे रंगबाजी कर रहा था। आज भी मैं अपने
इस कन्नी उंगली का नाखून थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ, क्योंकि मेरी तमन्ना है कि मैं सितार बजाऊँ, अच्छा। कि शायद कभी ऐसा हो कि निखिल बनर्जी जैसा या कुछ रविशंकर जैसा उनके चरणों में बैठ के जब उनका जब अगला जन्म होगा तब मैं बजाऊंगा। मेरी बेटी ने ऐसे एक सर्टिफिकेट दिया था, जैसे ही दे रही थी वर्तिका, हाँ हाँ। वो अपने दोस्त से, पन्नू नाम था उसका, उसको बोल रही थी कि मेरे पापा ना मोची होते ना तो हाँ। सबसे अच्छा जूता बनाए थे। तो मुझे लगता है मुझे इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक। आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े, जी जामिया मिलिया इस्लामिया एक आपका एक बेहतर जिसे कहते हैं प्रयोगशाला भी रही आपके लिए। जी। कैसे याद करना चाहेंगे, ख़ासतौर से युवाओं के संदर्भ में मैं बात करना चाहती हूँ। जामिया में जब मैं गया तब मैं युवा था, और 30 बरस पढ़ाने के बाद मैं युवाओं से घिरा हुआ था। और तभी मैंने टेलीविज़न जर्नलिज्म का भी, एक टीवी जर्नलिज्म का भी बिल्कुल, कोर्स अपने मीडिया, हिंदी हाँ, डिपार्टमेंट हाँ, में शुरू हाँ। कराया था। और मेरे दोस्त असगर वजाहत साहब, हम दोनों मिलके खूब काम करते थे, और नई नई उद्भावनाएं होती थी। यूनिवर्सिटी अपनी कोर्स हमारे बनाए हुए, कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो हम दोनों का एक छत्र राज रहता था। सारे पाठ्यक्रम बनाना, नई नई सूचना संक्रांति के कार्यक्रमों को जोड़ना। तो अपने स्टाफ रूम को मैंने हिंदी डिपार्टमेंट के को स्टूडियो बना दिया, अच्छा। और उसको साउंड प्रूफिंग के लिए उसमें अंडे की क्रेट लगा दी पूरे उसमें, ताकि साउंड ठीक रहे। अपना टेलीप्रॉम्प्टर हमने खुद डिज़ाइन किया, लकड़ी से बना के, उसमें एक कंप्यूटर नीचे रख के, मिरर 45 डिग्री एंगल पे, अरे वाह! और उसको टेलीप्रॉम्प्टर। तो मेरे विद्यार्थी उस ज़माने के आज भी मीडिया में जब मिलते हैं तो मुझे बहुत 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 खुशी होती है। अशोक जी, चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत मेरी ऑडियंस ज़रूर सुनना चाहेगी, जो आप थोड़ा सा गुनगुनाएं भी हमारे लिए। माई रे मैं कासे कहूँ पीर, मायरे मैं कासे कहूँ पीर, अपने दिया की मायरे मैं कासे कहूँ पीर, अपने दिया की मायरे। तो अशोक जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बेपनाह शुक्रिया। मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ताबिंदा सितारों की महफिल में ये सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।